Hey guys, a very good evening to all my dear students on the Gravity Circle Biology channel. Here is your Amrita ma'am. बच्चा लोग आज हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज गाइनोशियम कंप्लीट करेंगे विच इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पॉलन और उनके डिटेल्स, उनसे कॉज होने वाली एलर्जी, इन सब चीज़ों को माइन्यूटली डिस्कस कर लिया था. अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर कंप्लीट हो जाए एंजियोस्पर्म्स के अंदर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग आगे की प्रोसेसेस जो हैं जैसे कि फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद क्या होगा, सीड फॉर्मेशन कैसे होगा, फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से डिस्कस कर पाएंगे. तो आज का जो लेक्चर है ये काफी ज्यादा इमेजिनेशन के थ्रू ही समझ आने वाला लेक्चर है, क्योंकि जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं और हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तब ये बात आ जाती है समवेयर दैट द टर्म्स आर वेरी मच कॉमन. Like the placenta word is also used in case of mammals. The placenta word is used in case of human reproduction, right? वो placenta और यहाँ भी हमारे सामने placenta आएगा. इसके अंदर क्या differences हैं? ठीक है, तो ये बहुत small minute चीजें जो है ये confusion का point बन सकती हैं, लेकिन हम इस particular chapter को इतने अच्छे से imagine करने वाले हैं और रिवाइज भी करेंगे कि ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे किसी भी टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग. So let us just start with the pistil, megasporangium or ovule and the embryo sac in the case of sexual reproduction and flowering plants. चालू करते हैं. तो देखो, जब हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम, और हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम. ठीक है, तो ये गाइनोशियम होता क्या चीज है? तो गाइनो वर्ड का मतलब ही होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में, फीमेल के रिस्पेक्ट में, और इसीलिए गाइनोशियम हो जाएगी एक फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट या एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या पोर्शन. एक फ्लावर के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है कि मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो. हम लोग ऑलरेडी ये सब टर्म्स देख चुके हैं, आपको याद हो तो बायसेक्सुअल वर्ड मैंने बताया था. कुछ एक फ्लावर्स के पास में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग फ्लावर में हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जिसको हम लोगों ने यूनिसेक्सुअल वर्ड बोला था. वैसे ही यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट में होगा अगर फ्लावर में, तो उसको क्या टर्म देना है? गाइनोशियम. जैसे कि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखा था स्टेमन, ठीक है, हमने देखा था एंथर एंड फिलामेंट. वैसे हम यहां पर जो वर्ड की बात करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज पिस्टल. और पिस्टल के कितने पार्ट्स होते हैं इसको मैं आप लोगों को दिखा रही हूं डायग्रामेटिकली, फिर हम इसका थ्योरी रीड करते हैं. मैं इसमें पॉइंटर लेने की ट्राई करूंगी. ओके, सो सी दिस एवरीवन. दिस पोर्शन इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ अ पिस्टल कॉल्ड एज स्टिग्मा. देन देयर इज एन इलोंगेटेड ट्यूब कॉल्ड एज स्टाइल, एंड देन देयर इज अ बल्ज्ड पार्ट कॉल्ड एज ओवरी. तो एक पेस्टल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है? तब जब भी पॉलिनेशन होता है, ठीक है, ये वो विंड पॉलिनेशन हो सकता है या वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आके स्टिग्मा के ऊपर फॉल होते हैं. स्टिग्मा ही एक तरीके से लैंडिंग हो जाएगी पॉलन ग्रेन्स के लिए, लैंडिंग सरफेस, ठीक है, जहां पर पॉलन ग्रेन्स को आके गिरना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वहीं गिरने के बाद ही वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन प्रॉपरली होके और पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो सेल्स जो हैं वो अपने बेसिकली फ्यूज करवा सकते हैं. तो स्टिग्मा ही हो जाएगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, लैंडिंग किस हिसाब से कि अगर कोई भी पॉलन ग्रेन आएगा तो वो कहाँ गिरना है? तो वो गिरना है स्टिग्मा के ऊपर. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? एक नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा भी गिर सकते हैं. ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स विल फॉल ऑन और लैंड ओवर स्टिग्मा. स्टिग्मा की बात होता है फिर स्टाइल. ठीक है, तो स्टाइल के थ्रू क्या होता है? तो जो पॉलन की ट्यूब है पूरी की पूरी इलोंगेटेड पॉलन ट्यूब जो बनेगी वो स्टाइल से होते हुए गुजरेगी. ठीक है, स्टाइल से होते हुए गुजरेगी वो. ओके, तो ये हमें समझ आना चाहिए कि ये बेसिकली स्टाइल इज गोइंग टू गिव देम अ पाथवे जिससे कि ट्यूब, पॉलन की ट्यूब जो है वो पास हो सके. ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं ये वाला पॉइंट. थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं वो क्या है?
वो ये हो जाएगा ओवरी। ठीक है, तो ओवरी की जब भी हम लोग बात करेंगे तो ओवरी जो रहती है वो एक बल्ज्ड पोर्शन हम लोग को नजर आ रहा है जैसे कि यहाँ पर, लेकिन ओवरी के अंदर कैविटी होती है और उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, या उसी को हम लोग बोलते हैं लॉक्यूल। ठीक है, कैविटी या लॉक्यूल। तो क्या क्या समझ आया? पिस्टल के कितने पार्ट्स हो सकते हैं? इट विल बी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी बल्ज पोर्शन होता है, ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, उसी को बोलते हैं लोक्यूल। ठीक है, लैंडिंग कहां पर होती है अगर पूछा पॉलन ग्रेन्स की तो स्टिग्मा। पॉलन ट्यूब किस स्ट्रक्चर से पास करती है तो हम लोग बोल देंगे इट विल बी स्टाइल। ठीक है, और पॉलन ट्यूब बेसिकली यहां से क्यों पास कर रही है? ताकि वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल्स तक रीच कर पाए। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। अब बात करते हैं फ्लावर्स के अंदर कार्पल कितने होते हैं के बेसिस पे। गाइनोशियम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स के अंदर अगर मैंने बोला पिस्टल सिर्फ एक है, ठीक है, पिस्टल सिर्फ एक है, तो हम बोल देंगे ऐसे फ्लावर को मोनोकार्पस या मोनोकार्पलरी, जैसे कि ये दिख रहा है। सब लोग बहुत ध्यान से देखें प्लीज इसको। फ्लावर के अंदर गाइनोशियम के रिस्पेक्ट पे पिस्टल कितने हैं बेसिकली के रिस्पेक्ट पे हम लोग बोल सकते हैं कि मोनोकार्पलरी हो सकता है या मल्टी कार्पलरी हो सकता है गाइनोशियम। ठीक है, मोनोकार्पलरी का मतलब एक सिंगल कार्पल है और मल्टीपल कार्पलरी का मतलब हो सकता है कि वो 2 कार्पल हों, ठीक है, या वो 3 कार्पल्स हों एंड सो ऑन, नंबर वेरिएबल। ठीक है, तो मोनोकार्पलरी में क्या केस क्लियर हुआ? ओनली 1 कार्पल और 1 पिस्टल। ठीक है, एंड मल्टी कार्पलरी में क्या हो जाएगा? इट विल बी मोर देन 1। ठीक है, दैट इज 2, 3, 4 एटसेट्रा, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, मोर देन 1, एक से ज्यादा, है ना, तो ये हो जाएगा मल्टी कार्पलरी। तो ये वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट शायद सबको क्लियर हो गया होगा कि गाइनोशियम के अंदर सिंगल पिस्टल हो तो मोनोकार्पलरी बोलना है, मोर देन 1 पिस्टल हो तो मल्टी कार्पलरी बोलना है। लेकिन जब मोर देन 1 पिस्टल्स आते हैं हमारे सामने तब मल्टी कार्पलरी वाले केस के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज फर्दर बन सकती हैं कि क्या ये कार्पल्स अलग अलग प्रेजेंट है या ये कार्पल्स फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तब अगर ये कार्पल्स अलग अलग प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे एपोकार्पस, और अगर ये कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज हो रहे हैं तो हम बोल देंगे इनको सिनकार्पस। ठीक है, तो कार्पल्स में मल्टी कार्पलरी वाले केस में हमारे पास 2 सब केसेस आए हैं। एक सब केस हमारे पास में जो आया है वो है एपोकार्पस, जहां पर मैं बोल दूंगी कि कार्पल्स या पिस्टल्स कैसे हैं? सेपरेट हैं। पिस्टल्स हैं सेपरेट, मल्टीपल तो हैं पर जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, और सिनकार्पस में क्या हो जाएगा? फ्यूज्ड कार्पल्स या फ्यूज्ड पिस्टल्स हमें इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप दैट दिस मच पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स राइट नाउ। क्या क्या मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग अब फोटोग्राफ देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, इधर देखते हैं, है ना, ये मेरे पास में एक ही कार्पल नजर आ रहा है, एक ही कार्पल। यहां मैं देखती हूँ मल्टीपल कार्पल्स तो है लेकिन फ्यूज नहीं है, तो देखो ये सेपरेट है सारे के सारे। ठीक है, यहाँ इस वाले केस में मैं देखती हूँ कि कार्पल्स जो है वो फ्यूज्ड हैं सारे के सारे। तो देखो यहाँ पर ये एक ही आउटर कवरिंग हो गई इनकी कॉमन, isn't it? The outer covering is common now. Okay, so like such kind of thing. Okay, so I really hope that this is very clear to all of you right now. Now next देखते हैं हम लोग एक स्ट्रक्चर, एक फोटोग्राफ, जहां पर थोड़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिर्फ एक इमेजिनेशन करा रही हूँ चीजों का। देखो, ओवरी ही बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होना है, राइट, और ओव्यूल्स ही बाद में सीड में कन्वर्ट होना है। कब? फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है, तो हम अभी कुछ एक चीजों को देखते हैं। ये हमें फ्लावर का एनलार्ज व्यू दिख रहा है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है स्टिग्मा, ये देखो। ठीक है, तो टमाटर के ऊपर एक छोटी सी डंडी होती है ना कभी कभी ब्लैक कलर की, आपने सिर्फ एक अपर्चर देखा हो, अपर्चर भी नहीं बोलेंगे, डिप्रेशन होता है लाइट ग्रीन कलर का, वो देखो ऐसा होता है यहाँ पर स्टिग्मा। स्टाइल, ठीक है, नजर आ रहा है, ये स्टाइल है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और फिर क्या हो गया? बल्ज पोर्शन, ओवरी, राइट। ओवरी के अंदर देखो ओव्यूल्स अरेंज्ड है। ओव्यूल्स किस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं बच्चा लोग? ओव्यूल्स मैं बोलूंगी इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं ओव्यूल्स। तो जिस स्ट्रक्चर से ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं ना, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा बोल देंगे स्ट्रक्चर को हम लोग। इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो टमाटर का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि एवरीवन हैज इमेजिन्ड दैट एग्जाम्पल, राइट। तो
इसमें ये वाला पोर्शन क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी प्लेसेंटा, और इसी से क्या अराइज हो रहे हैं, ओव्यूल्स, इसी से चिपके हुए कौन है, ओव्यूल्स, जो कि बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक रियल टमाटो एग्जांपल भी ले लिया तुम्हारे सामने। ठीक है, जहां पर तुम लोगों को प्लेसेंटा नजर आ रहा है, तुम लोगों को सीड्स नजर आ रहे हैं, तुम लोगों को ओवेरियन कैविटी जो थी जिसको हम लॉक्यूल बोल रहे थे वो भी नजर आ रही है। ठीक है, और तुम लोगों को ओवरी की वॉल भी नजर आ रही है। इज दिस वेरी क्लियर नाउ? थोड़ा सा बेटर हुआ, इमेजिनेशन थोड़ा सा बेटर हुआ, राइट? थोड़ा थोड़ा बेटर भी होगा ना अगर, तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब देखते हैं कि क्या ओव्यूल का नंबर 1 होता है कि मल्टीपल। टमाटो के केस में तो बहुत सारे देखे हमने, मैंगो के केस में, राइस के केस में, व्हीट के केस में, पैडी के केस में जो है ये ओव्यूल्स का नंबर होता है सिंगल सिंगल, 1-1। ठीक है, 1-1। तो अब देखो जैसे कि मैंगो है, तो मैंगो के अंदर एक ही सीड बनता है, राइट? तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितना होगा, डेफिनेटली भाई ओव्यूल ही तो सीड में कन्वर्ट होगा ना, तो ओव्यूल कितना था, 1। ठीक है, तो 1 सिंगल ओव्यूल देयर बाय 1 सिंगल सीड, देयरफॉर दैट इज वाई, ठीक है, 1 सीड है ना। जिस पर्टिकुलर फ्रूट के अंदर या हम लोगों को जिस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर ऐसे फ्रूट्स देखने को मिलते हैं जहां पर मल्टीपल सीड्स हों, तब हम बोल देंगे कि यहाँ पर मल्टीपल ओव्यूल्स की प्रेजेंस है, मल्टीपल ओव्यूल्स की प्रेजेंस हम लोगों को नजर आएगी, देयरफॉर मल्टीपल सीड्स, इसीलिए बहुत सारे बीज भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। तो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अराइज होते हुए, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया आल्सो कॉल्ड एज ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे भूलेंगे नहीं कभी भी, ये मैंने आप लोगों को एक चार्ट बताया था, मैं वहां पर लेके जा रही हूँ आपको वापस से, ताकि बच्चे ये ना बोलें कि ये वर्ड हमें पहली बार सुनना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, देख लो ध्यान से, ये सिनोनिमस टर्म्स मैंने आप लोगों को पहले बता दिए हैं। ठीक है ना, आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे इस चीज में। ये देखो ध्यान से, ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, याद करो। एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, कार्पल को ही मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, एग को ही फीमेल गेमीट बोलते हैं, याद रहेगा। तो मतलब कि मेगास्पोरेंजियम जब भी हमारे सामने शब्द आता है हमें ओव्यूल बोलना है, एम्ब्रियो सैक हमारे जब भी सामने शब्द आता है हमें फीमेल गेमेटोफाइट बोलना है ना। दे आर वन एंड द सेम थिंग बिकॉज दे आर सिनोनिमसली यूज्ड। ठीक है, so just now come on back to the chapter where we are right now, portion. This is done, this is also done. Arising from the placenta, the megasporangium are present called as ovules. The number of ovules in an ovary can be 1, example wheat, paddy, mango. ठीक है, to many, that can be papaya, watermelon, orchids and so on. आप और इमेजिन करना, जितना इमेजिन करोगे उतने तुम्हें मालूम पड़ेंगे कि मल्टीपल ओव्यूल्स हो सकते हैं। ऑरेंज इमेजिन करो, ऑरेंज में क्या बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा वो इमीडिएटली हो जाएगा मल्टीपल ओव्यूल्स वाला। ठीक है, ऐसे ही कोई सिंगल सीड वाला इमेजिन करोगे तो तुम्हें फिर से उसका एग्जाम्पल समझ आएगा। ठीक, सो दिस इज ऑल। हमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है क्योंकि यही आगे जाके सीड में टर्न होगा। हमें जानना है कि ये ओव्यूल जो है बेसिकली ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर की बारीकियां क्या हैं, क्योंकि पॉलिनेशन जब हम पढ़ेंगे द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, तब हम लोगों को अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि पॉलन की एंट्री कैसे हो रही है और उसके बाद के इवेंट्स किस प्रकार से आगे प्रोसीड ऑन होंगे। तो मैं जिस प्रकार से नंबर्स दे रही हूँ उसी प्रकार से आप लोग समझना है इसको, फिर हम लोग इसकी पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे, पर सिर्फ समझते जाओ। ये है, मान लेते हैं कि ये है ओव्यूल, और ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है। अब मैं तुमको कैसे समझाऊंगी ये देख लो, मैं ना एक इमेजिनेशन करा रही हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके। सीड बनने के पहले की बात करें तो ठीक है, इस वाले केस में, यार इस वाले केस में ज़्यादा बेटर होगा। कैन आई इरेज एवरीथिंग? ठीक है, सो दैट आई विल मेक लिटिल बिट मोर क्लियर टू एवरीवन। आई एम जस्ट जूमिंग एवरीथिंग सो दैट आप लोगों को बेटर समझ में आया कि मैं क्या समझा रही हूँ। आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखो जो कि हमें फ्लावर वाले पोर्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, इसको देखोगे अगर आप, तो आप लोगों को ये ओव्यूल्स 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहे हैं प्लेसेंटा के साथ में जुड़े हुए। ठीक है, मैं सिर्फ इतना पोर्शन एक ओव्यूल का और जो स्टॉक से वो जुड़ा हुआ है और प्लेसेंटा का ये लेना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बता देती हूँ कि मैंने कितना पोर्शन को जूम किया है
जितना हम आगे पढ़ रहे हैं हम सिर्फ इतना पोर्शन ले रहे हैं। इतने पोर्शन को जब मैं जूम कर रही हूं ना तब मुझे क्या क्या मिलेगा, तब मुझे मिलेगा ओव्यूल, ठीक है, उसका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और वो किस पे जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा पे, ठीक है। अब मैं ये यहां से लेके आपको पढ़ाने वाली हूं इधर से। तो देखते हैं, चलो ओव्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, हमने जैसे बोला कि जूम कर रहे हैं वैसे ही करके यहां से मैं बोल सकती हूँ क्या कि ये वाला पोर्शन जो है दैट विल बी प्लेसेंटा, ठीक है, और प्लेसेंटा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ओव्यूल कनेक्टेड था, तो वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूनिक्यूलस, ठीक। और ये फ्यूनिक्यूलस और इस ओव्यूल के बीच में, ठीक है, ओव्यूल कितना पोर्शन है, देखो ओव्यूल इतना पोर्शन है, तो इस ओव्यूल और इस फ्यूनिक्यूलस के बीच में एक जंक्शन पॉइंट भी हम लोगों को नजर आ रहा है, और इस जंक्शन पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं हाइलम, ठीक है। तो क्या क्या समझ में आया, एक प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है ओव्यूल एक सिंगल भी हो सकता है, ओव्यूल मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ओव्यूल जो है प्लेसेंटा के साथ में जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिक्यूलस, और ओव्यूल और फ्यूनिक्यूलस के बीच में जो जंक्शन पॉइंट होता है वो होता है हाइलम। इतना सबको समझ में आया, ठीक है। एक सिंगल ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, जो कि हम लोगों को ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक ये स्ट्रक्चर है, और एम्ब्रियो सैक अपने आप ऐसे ही नहीं बन गया, इनफैक्ट वो मेगास्पोरोजेनेसिस का रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस हम अभी अगले ही जो स्टेप है वो मेगास्पोरोजेनेसिस को ही पढ़ने वाले हैं, उसके रिजल्टेंट स्ट्रक्चर के तौर पर ये एम्ब्रियो सैक नाम का स्ट्रक्चर बनता है। अब स्टार्ट करते हैं इनसाइड आउट पढ़ना। तब मुझे बताओ कि एम्ब्रियो सैक को सराउंड करता हुआ आप लोगों को क्या ये पूरा सेल्स का मास नजर आ रहा है, अ मास ऑफ डिफरेंट सेल्स, ये सेल ये सेल ये सेल, ऐसे करके कितने सारे सेल्स हैं जो कि इस एम्ब्रियो सैक नाम के स्ट्रक्चर को सराउंड कर रहे हैं। इन सारे सेल्स को इकट्ठा मिला के बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होता है ना, ये बेसिकली बहुत सारा फूड स्टोर करके रखता है, ठीक है, जो कि ओव्यूल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो यहां पर बेसिकली इट विल बी अ स्टोरेज रिजर्वायर फॉर द न्यूट्रिशन और फूड फॉर द डेवलपिंग ओव्यूल, ठीक है, रिजर्वायर, ओके। सो दिस इज everyone has got that. What is nucellus? Nucellus is a mass of cells. These cells are actually going to act like a nutrition reservoir, storage reservoir, ठीक है, स्टोरेज रिजर्वायर की तरह ये काम करने वाले हैं, ओके। सो दिस इज डन एंड दिस इज वेल अंडरस्टूड। क्या क्या समझ में आया? हमारे पास दिख रहा है एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग बहुत सारे सेल्स, उनको हमने बोला न्यूसेलस। अब हमें दो लेयर्स भी नजर आ रही हैं, दो कोट नजर आ रहे हैं, एक कोट हमें ये वाला नजर आ रहा है और एक कोट हमें ये वाला नजर आ रहा है। तो हम बोल देंगे ये कोटिंग है क्योंकि, इसीलिए इनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, ठीक है। और इंटेग्यूमेंट दो होते हैं, एक होता है इनर इंटेग्यूमेंट लेयर और एक होती है आउटर इंटेग्यूमेंट लेयर। तो देयर इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर और टू लेयर्ड स्ट्रक्चर इट विल बी, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट भी क्लियर हो गया अब हम लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहां पर और क्या स्ट्रक्चर समझने का है। तो आप लोग अगर मुझे बताओगे कि इस पर्टिकुलर ओव्यूल के हमें दो एंड्स नजर आ रहे हैं, एक एंड जो है वो फर्म एंड है, उसमें कोई अपर्चर नहीं है, और एक एंड ऐसा है जहां पर एक पोर प्रेजेंट है। इन दोनों इंटेग्यूमेंट लेयर की यहां पर हम बोल सकते हैं कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिल रही, मतलब कि अगर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो वो पूरी कवर कर सकती थी, राइट। लेकिन एक ऐसा एरिया है जो कि उस इंटेग्यूमेंट ने छोड़ दिया, ठीक है, और वहां उसने कोई कवरिंग नहीं बनाई, और उस एंड को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और उसके जस्ट ऑपोजिट वाले एंड को हम लोग बोलते हैं चैलेजा एंड, ठीक है। तो ये वाला एंड हो गया चैलेजा एंड और ये वाला एंड हो गया हमारे पास में माइक्रोपाइलर एंड, जहां पर एक छोटा सा अपर्चर छोड़ देती हैं दोनों इंटेग्यूमेंट लेयर्स, वहां पर कवरिंग नहीं बनाती पर्पसफुली। कोई पर्पस है, क्या पर्पस है? डेफिनेटली हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब की एंट्री अलाउ करने के लिए माइक्रोपाइल नाम का अपर्चर छोड़ा जाता है, अदरवाइज पूरा पैक हो जाता तो शायद ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होने देता, ठीक है। दिस इज ऑल। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं रैफे। ये क्या चीज दिख रही है?
तब ये बेसिकली वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल्स की एंट्री इंडिकेट करती है। वैस्कुलर बंडल्स यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो रैफे एक स्ट्रक्चर है जो कि वैस्कुलर बंडल्स को इंडिकेट कर रहा है इस पर्टिकुलर ओव्यूल के स्ट्रक्चर में। क्या क्या पॉइंट समझ में आए उसको थ्योरेटिकली देखें, अब एक एक करके स्टार्टिंग से चालू करते हैं, ठीक है। मुझे हमेशा लगता है जब डायग्राम बहुत क्लियर हो जाए दिमाग में तो थ्योरी पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी नहीं आती, ठीक है। ओके, तो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ओव्यूल क्या है? ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड है बाय अ स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल। फर्स्ट पॉइंट मुझे नहीं लगता किसी को भी समझ नहीं आया होगा, जिसको डायग्राम समझ में आया है उसको थ्योरी भी समझ में आएगी, पक्की बात है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, The body of the ovule fuses with the funicle in the region called as hilum, मतलब कि a junction point between the funicle and the ovule will be called as hilum. Second point भी clear. तीसरा देखते हैं, each ovule has one or two protective envelopes called as integuments. Integument encircles the nucellus, पूरे का पूरा nucellus को encircle करेगा except at the tip where a small opening called as the micropyle is organized. जहां माइक्रोपाइल है वो जगह को छोड़ के इंटेग्यूमेंट पूरे के पूरे न्यूसेलस रीजन को कवर कर देता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलिजल एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल व्हिच वी नाउ नो। आई होप दैट दीज पॉइंट्स आर वेरी इजी नाउ, इजंट इट? नेक्स्ट देखते हैं, enclosed within the integuments is a mass of cells called as nucellus, जो कि हमने देखे। And nucellus will have abundant reserve of food material to supply nutrition to the developing, we can say, ovule, and after the fertilization also seeds को भी nourishment देने में role play करेंगे। Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. दोनों ही वर्ड synonymously यूज होते हैं, ये तो क्लास के पहले ही बता दिया था, ठीक है। And ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये वाला स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक जो है ये एक बनाया है ना, तो ये ऐसे 2, 3 ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। ये एक सिंगल जनरली एम्ब्रियो सैक होता है एक ओव्यूल के अंदर, ये वाला पॉइंट वो बता रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल ओव्यूल, ठीक है, बिलोंगिंग टू द एंजियोस्पर्म्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब कि जब मैंने कहा कि वो एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे हमको सेल्स दिखते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हमको दिखते हैं। क्या ये स्ट्रक्चर शुरू से ही ऐसा था कि ये डेवलप होकर ऐसा बना है? तब हम इसके लिए प्रोसेस को पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये ऐसे समझ आने वाली बात नहीं है, इसको फिर से हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान देने की बात है, बिल्कुल दिमाग लगा के समझोगे तो समझ में आएगा। उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो था न्यूसेलस, उसके अंदर पहले सिर्फ एक ही सेल होता था, उसको हमने बोला मेगास्पोर मदर सेल। ये एक डिप्लॉइड सेल था। ये डिप्लॉइड सेल जो है ये डिवाइड करता है मियोसिस से। कैसे डिवाइड करता है? मियोसिस से। और जब ये मियोसिस परफॉर्म करता है तब इसके पास में स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो बनते हैं हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। तो एक मियोटिक डिवीजन से रिजल्टेंट 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स सामने आते हैं। इसमें से 3 हैप्लॉइड सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, 3 हैप्लॉइड सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही सेल आगे की तरफ ग्रो करता है। ये जो एक ही सेल है ना, ये मेगास्पोर या एम्ब्रियो सैक बनाने वाला है। एक सिंगल सेल ही मेगास्पोर या एम्ब्रियो सैक बनाने वाला है, ठीक है। और ये सिंगल सेल क्योंकि मियोटिक डिवीजन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल से बना है, इसलिए ऑफ कोर्स सी बात है कि ये हैप्लॉइड होगा, ठीक है। इनफैक्ट ये सारे सेल्स हैप्लॉइड थे, लेकिन 3 हैप्लॉइड सेल्स डीजनरेट हो गए और एक हैप्लॉइड सेल आगे की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक बनाने वाला है। कैसे? तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारा साइटोप्लाज्म गेन करेगा, ठीक है, वो ग्रो हो जाएगा और फिर वो चालू करेगा माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करना। माइटोटिक डिवीजन में हम हमेशा जानते हैं कि जो मतलब
रिजल्टेंट स्ट्रक्चर्स बनने वाले, रिजल्टेंट सेल्स बनने वाले, उनका प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर हैप्लॉइड सेल है और माइटोसिस कर रहा है तो रिजल्टेंट जो न्यूक्लियस में जेनेटिक कंटेंट की बात करेंगे वो भी हैप्लॉइड नेचर की ही बात करेंगे, डिप्लॉइड मत कर देना और हाफ भी मत कर देना प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में एनसीईआरटी की लैंग्वेज में है। व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। देन व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल पूछेंगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल। ओके, तो समझ आ गया इतना। अब माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस जनरली जब होता है तब एक सेल से दो सेल बनते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर जब माइटोसिस हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, एक सेल से एक ही सेल बना है लेकिन न्यूक्लियस उस सेल के अंदर दो हो गए। ये वाला पॉइंट हमें समझना चाहिए कि इधर जब कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिल रहा है, कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन जो देखने को मिल रहा है, it is not immediately followed by the formation of cell wall around the cell. Okay, that simply means कि ये स्ट्रक्चर दो सेल के बराबर तो है पर सेल वॉल नहीं बनी। मतलब कि कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में इमीडिएटली सेल्स जो है डिफरेंट नहीं हो गए, दो अलग अलग नहीं हो गए, एक में दो न्यूक्लियस बैठे हुए आराम से, ठीक है। तो ये हुआ एक माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन नंबर 1, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन नंबर 2 के रिजल्ट के तौर पे 4 न्यूक्लियस वाला एक सेल बन गया हमारे पास में। माइटोटिक डिवीजन नंबर 3 के रिजल्ट के तौर पे हमारे पास में टोटल 8 न्यूक्लियस वाला एक सेल बन गया है। और अब इनमें से कुछ एक सेल्स को कुछ एक न्यूक्लियस के आसपास में सेल वॉल बनती हुई नजर आ रही है और कुछ एक न्यूक्लियस के आसपास में सेल वॉल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ध्यान दो, इधर कितने टोटल बन गए, 8 है ना, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, isn't it? तो 8 बन गए हैं न्यूक्लियस, तो बराबर बात है, इतने ही बनने चाहिए थे, लेकिन उसमें से 1 2 और 3 के आसपास में सेल वॉल बन गई, 1 2 और 3 के आसपास में सेल वॉल बन गई। मतलब मैं बोलूंगी कि 6 न्यूक्लियाई गॉट सेल वॉल एंड 2 वर लेफ्ट एज सच, 2 को ऐसे ही छोड़ दिया गया, 2 वर लेफ्ट एज सच। सही बात है, ठीक है, समझ आ गया। 6 न्यूक्लियाई गॉट द सेल वॉल्स एंड 2 वर लेफ्ट एज सच, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के नाम क्या क्या रहते हैं, तो देखो इस प्रकार से एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बना, ये पूरा क्लियर हो गया। अब एक और फोटोग्राफ देखते हैं जो कि ज्यादा बेटर इमेजिन करवा पाए आप लोगों को, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड वगैरह जैसी बातें उस वाले डायग्राम में हमको इतनी क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए ये डायग्राम देखेंगे। ध्यान से देखो, सेम वही बात है, यही सेम है जो मैंने अभी बताया, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। देखो एक हमें दिख रहा है सेल, ठीक है, ये एक प्राइमोर्डियल सेल है, प्रिमिटिव सेल, ये ही सेल को हम लोग बोल देते हैं स्पोरोजेनस सेल। इसी सेल के डिवीजन से 4 सेल्स बने हैप्लॉइड नेचर के, तो क्या मैं इस वाले स्पोरोजेनस सेल को मेगास्पोर मदर सेल नहीं बोल सकती? वही तो है ये, मेगास्पोर मदर सेल को MMC लिख के देखते हैं कई बार, ठीक है। चलो इसके 4 हैप्लॉइड्स मेगास्पोर्स बन गए, इसमें से 3 डीजेनरेट हो गए थे, बिल्कुल बराबर बात, एक बच गया। ये एक जो बच गया उसमें माइटोसिस 1 हुआ और उसके पास में बने 2 न्यूक्लियस वाला सेल। माइटोसिस 2 हुआ, बना 4 न्यूक्लियस वाला सेल। माइटोसिस 3 हुआ, बना 8 न्यूक्लियस वाला सेल। 8 न्यूक्लियस वाले सेल के अंदर 2 अलग अलग एंड्स पे न्यूक्लियस मूव कर चुके हैं, लेकिन इधर से एक न्यूक्लियस बीच में आ रहा है, इधर से एक न्यूक्लियस बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 न्यूक्लियस बीच में आ गए और बाकी सारे ऐसे ही कॉर्नर पे रह गए, ठीक है। जो ये 2 बीच में आ गए ना, ये फ्यूज होकर एक सिंगल स्ट्रक्चर भी मान सकते हैं, हम इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल सकते हैं। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोले, तब हम बोलेंगे एक तरफ हो जाएंगे एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स कौन से एंड पे होंगे, तो मुझे बताओ, अगर ये माइक्रोपाइलर एंड नजर आ रहा है, अगर ये माइक्रोपाइलर एंड नजर आ रहा है तो ये भी माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, और ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो मुझे बता दो, पायरल लिख दिया क्या मैंने, माइक्रोपाइलर, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड है ये, है ना। तो ये वाला एंड कौन सा होगा, ये वाला एंड हो जाएगा चैलेजल एंड, चैलेजा, ठीक है। तो चैलेजल एंड पे 3 सेल्स बन जाते हैं, इनका नाम होता है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स आगे नरिशमेंट देंगे, न्यूट्रिशन देंगे,
और इधर माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो ये 3 सेल्स प्रेजेंट हैं, इसमें से 2 सेल्स का नाम होता है सिनर्जिड सेल और एक सेल का नाम होता है एग सेल। 2 होते हैं सिनर्जिड सेल और एक सेल का नाम होता है एग सेल। ठीक है, इतना सबको क्लियर है क्या? मेगास्पोरोजेनेसिस की पूरी थ्योरी फटाफट रीड कर रही हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called as megasporogenesis. Ovules generally differentiate from a single megaspore mother cell in the micropilar region of nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. This megaspore mother cell will now undergo meiotic division. ठीक है, the meiotic division will result into 4 megaspores, but 3 of them will degenerate and only 1 will be functional. तो हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। ठीक है, in majority of the flowering plants, 1 of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. The only functional megaspore develops into female gametophyte, also called as embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is called as monosporic development. ठीक है, 4 में से 3 degenerate, ठीक है, और एक functional। इस प्रकार से मेगास्पोर बनने के तरीके को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया? नाउ ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता है, मैंने कहा ना पूछते हैं वो हमसे कि क्या होगा प्लॉइडी लेवल। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कुछ एक प्लॉइडी लेवल्स ऑलरेडी बताए हुए हैं। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होगा, फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ कोर्स हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमेटोफाइट और न्यूसेलस आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, एक बार चेक करो कि इनका क्या प्लॉइडी लेवल होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली सब पढ़ाऊंगी, पर मुझे चाहिए कमेंट में आंसर दैट व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ न्यूसेलस एंड व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो दिस इज ऑल डन। नाउ वी विल स्टडी द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। मैंने पढ़ा दिया है पूरा, लेकिन तब भी समझा रही हूँ कि इसका मतलब क्या है स्टेप बाय स्टेप। देखो, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, किसकी बात हो रही है? The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles forming 2 nucleate embryo sac. कौन सा? ये वाला, ये था ना, ये 2 nucleate बन गया, opposite poles पे चले गए, वही लिखा है इन्होंने। 2 more sequential mitotic divisions, मतलब कि टोटल कितने हो गए? 3, है ना, ध्यान रखना कितने टोटल mitotic divisions होते हैं मेगास्पोर के साथ में? 3। ठीक है, resulting in 4 cells and 8 nucleate embryo sac. 4 cell stage and then it will be 8 cell stage. Why 8 nucleus? यार क्या लिखा है? Sorry. It will be 4 nucleate stage and 8 nucleate stage, है ना? हमें nucleus पहले बोलना है क्योंकि अभी इनके आसपास सेल वॉल तो बनी नहीं है। 4 nucleate stage and 8 nucleate stage की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। The mitotic divisions are strictly free nuclear. वही मैंने बताया कि इसमें सेल वॉल इमीडिएटली नहीं बनती। आफ्टर द 8 न्यूक्लियेट स्टेज, जब ये 8 न्यूक्लियस की स्टेज बन जाती है तब सेल वॉल्स बनती हैं, सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। इसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस प्रकार का नजर आए, इसीलिए सेल वॉल्स बनती हैं। अब 6 of the 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स, बताए थे मैंने, ये वाला और ये वाला, जिनको हमने एंटीपोडल बोला चैलेजल एंड पे, और ये वाला एंड ये वाला जिसको हमने 2 सिनर्जिड और एक एग सेल बोला। ठीक है, द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई, जो कि ये है, आर सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। कौन सा है लार्ज सेंट्रल सेल? ये सेंट्रल सेल है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि कितने सेल्स हैं, तो क्या बोलोगे? तो हम बोलेंगे टोटल सेल गिनते हैं। चलो ठीक है, मैं तुमको गिनवा रही हूँ पॉइंटर से। देखो, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ठीक है, 4 सेल, 5 सेल और 6 सेल एग अपैरेटस, और 7th सेल ये वाला। बराबर है कि नहीं है? ठीक है, आया समझ में सबको? तो 7 सेल्स हो गया, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? तब ये दोनों न्यूक्लियस जो है फ्यूज होके एक सिंगल स्ट्रक्चर बन जाएंगे, वो भी डिप्लॉइड, तो हम बोलेंगे 8 न्यूक्लियस। आया समझ में? ठीक है, तो ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। देखा ना, 3 cells are grouped together at the micropilar end called as egg apparatus, ये हमने देख लिया।
द एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 synergids and 1 egg cell, ये मैंने आप लोगों को बताया. द synergids have a cellular thickening. ठीक है, ये synergid बेसिकली देखो यहाँ पर आप लोगों को फोटोग्राफ दिखा रही हूँ मैं वापस से. ये फोटोग्राफ में आई विल टेक द ब्लैक कलर सो दैट इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बना रही हूँ. देखो ये, क्या आप सभी लोगों को ये फिलीफॉर्म अपेंडेजेस नजर आ रहे हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं सभी लोगों को? ये सिनर्जिड सेल के अंदर होते हैं. ठीक है, तो एक तरीके से सिनर्जिड सेल गाइड करता है कि इसको पॉलन ट्यूब को, कि उसको किसको फर्टिलाइज करना है. पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करने वाले स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, और वो होते हैं सिनर्जिड सेल्स के पास. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट वही बात बोल रहा है. द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड एज फिलीफॉर्म अपैरेटस which plays an important role in guiding the pollen tube into the synergid, कि कैसे आना है synergid के अंदर वो बताता है वो रास्ता. ठीक है, the 3 cells at the chaliceal ends are called as antipodals, जिनका काम हो जाएगा nourishment, nutrition. ठीक है, okay. And the large central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei. Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity 8 nucleate and 7 celled होता है. ठीक है, क्या ये फोटोग्राफ वापस से देखो पूरा ध्यान से, ये वाला देखो, पूरा देखो ध्यान से. 1 सेल, ठीक है, 2 3 4 सेल, 5 6 7 सेल. यही बात है. क्या हुआ हमारा पॉइंट क्लियर? 7 सेल. अब आते हैं हम 8 न्यूक्लियस कैसे. देख लो 8 न्यूक्लियस कैसे. ओके, 1 2 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 न्यूक्लियस, 7 8 न्यूक्लियस. कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस. ठीक है, एंड टोटल हाउ मेनी सेल्स? Number of cells will be 7. So I hope now this is very clear to everyone over here. This is all about the female gametophyte. Do you all want a quick revision? फटाफट से क्विक रिविजन चाहिए कि आ गया है? आ गया है वाला मतलब बहुत सारा पढ़ा दिया मैम, मत पढ़ाओ. ठीक है, पर कोई बात नहीं, याद रखना. गाइनोशियम पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें पिस्टल पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा कि मोनोकार्पिलरी क्या होता है, मल्टी कार्पिलरी क्या होता है, मल्टी कार्पिलरी में एपोकार्पस क्या होता है, सिनकार्पस क्या होता है. फिर हमने पढ़ा कि प्लेसेंटा से किस प्रकार से ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं, फ्यूनिकल क्या होता है, हाइलम क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्स कहाँ पर नहीं होते, इंटेग्यूमेंट किसको कवर करते हैं, न्यूसेलस को कवर करते हैं, कहाँ नहीं होते, माइक्रोपाइल के पास में नहीं होते, ताकि पॉलन ट्यूब की एंट्री अलाउ होने के लिए एक जगह हो. ठीक है, फिर हमने देखा कि न्यूसेलस क्या काम करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. फिर मेगास्पोर सेल जो होता है, मतलब कि मेगास्पोर मदर सेल जो रहता है, वो डिवाइड करता है, बनाता है 2 न्यूक्लियस स्टेज, फिर बनाता है 4 न्यूक्लियस स्टेज, फिर बनाता है 8 न्यूक्लियस स्टेज, मतलब कि टोटल 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं. ठीक है, ये 8 न्यूक्लियस स्टेज में न्यूक्लियस फ्री रहते हैं, सेल वॉल नहीं बनती, लेकिन फिर थोड़ा टाइम बाद एग अपैरेटस वगैरह की सेल वॉल बनना चालू होती है. ठीक है, तो फिर सेल वॉल में बनती है एंटीपोडल सेल्स, 3 बनते हैं चैलिसल एंड पे, और माइक्रोपाइलर एंड पे बनते हैं हमारा एग अपैरेटस. उसमें 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल होता है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्री सेंट्रल सेल के अंदर आराम से बैठे रहते हैं. इसलिए टोटल बन जाता है हमारे पास में 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज. दिस इज ऑल. आई वॉन्ट अ क्विक रिविजन फ्रॉम योर साइड. पूरा पढ़ के आना है एनसीईआरटी का जितना भी ये सब दिया हुआ है, एंड आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्लास में पॉलिनेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे, और कैसे पॉलिनेशन होता है ये भी देखेंगे. ओके, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. यहाँ पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की, तो जितना कोशिश हो सके सिर्फ एक शेयर के ऊपर जाके लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को ही भेजनी है. दिस इज नॉट अ वेरी बिग टास्क डेफिनेटली, बट दिस टास्क विल act like a kind of guru dakshina for me. ठीक है, it will be a kind of help for me. So bye everybody, and we'll meet in the very next lecture now.